हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, क्या हाल है? एकदम बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास। देखो आज फिर हमारी एक नई क्लास आई है। आज क्या करने वाले हैं हम? आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने क्लास स्टार्ट की थी पिछली वाली, उसका आगे की बातें हम देखेंगे। पिछली क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 2 क्लास हम उसकी निकाल चुके हैं। 2 क्लास की वीडियो आपने देख ली होंगी। तो पहला था हमारा फोटोन के बारे में, जितनी भी फोटोन के बारे में मैक्सिमम बातें हो सकती थी हमने सारी बातें करी। सेकंड बातें क्या थी? सेकंड बात थी हमारी किसके बारे में थी? वेवलेंथ। किसकी? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में हमने उनकी बातें की थी कि डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स है उन सबकी अपन ने क्या निकाली? डी ब्रोगली वेवलेंथ। जैसे कि अपन इलेक्ट्रॉन की बात करी, प्रोटॉन की बात करी, आवेशित कण की बात करी, मूविंग पार्टिकल गतिशील कण की बात करी, अल्फा पार्टिकल की बात करी, न्यूट्रॉन की बात करी। इन सभी की हमने क्या निकाली? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ निकाल के दे दी कि साहब इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ ही होने वाली। अब हम क्या करने वाले हैं? जो हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह जो आपका चैप्टर है डुअल नेचर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इसमें हम आगे की बातें करने वाले हैं। हम जो मेन बातें चैप्टर की, एक तो इसमें क्या होता है, आज जो हम बातें करने वाले हैं ये सारी बातें जो है क्वेश्चंस के रूप में, छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में कहीं ना कहीं बीच बीच में आ जाती है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला अगर हम लेते हैं, सबसे नंबर 1 अगर हम बात करेंगे कार्य फलन की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कार्य फलन की, मीन्स वर्क फंक्शन कि कार्य फलन क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले हमको बात करने वाले। तो इसके लिए हम क्या करें? जैसे कि देखिए ये हमारी कोई एक धातु है, क्या करें हम इसके लिए? देखिए ये हम मान लेते हैं ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है भाई, ये हमारा क्या है? कोई सरफेस है। अब इस सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है अपने पास कई सारे, ये अपने क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन से अपने सारे। अब इसमें कार्यफलन कहां से आने वाला है कि अगर अपन कहें कि कोई हमारी जो सरफेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इस सरफेस के अंदर कई सारे क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? उपस्थित है। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन जो हर सरफेस में, हर धातु के अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो अब अगर हम क्या करें कि मुझे इन इलेक्ट्रॉनों को क्या निकालना? भाई सरफेस से बाहर निकाल के देना है। क्या करना? मुझे सरफेस से बाहर निकाल के देना है। तो मैं क्या करूं इस पर? जैसे कि मान लेते, ध्यान देना कि यहां से ये कोई लाइट यानी कि कोई प्रकाश इस पर क्या हुआ? आपतित हुआ। ये हमारा कोई प्रकाश आ रहा है, सिंपल है, दिख रहा है सबको आता हुआ। ये क्या? हमारी लाइट मीन्स प्रकाश। ये हमारा प्रकाश आ रहा है इस धातु की सतह पर, इस सरफेस पर। अब जैसे यहां से प्रकाश आएगा, अब प्रकाश आएगा तो यहां से फोटोन, या फिर वही कह लो आप जो कहना चाहो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटोन कह देंगे इनको, ये क्या हो जाएंगे? आपके बाहर निकल के आ जाएंगे। अब उनको मालूम है ये ऊर्जा कितनी होती है? E=h न्यू। पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कितनी होती है? E=h न्यू। तो ये आपका वर्क फंक्शन यानी कि क्या हुआ? कार्यफलन। अब आप कहो कि ये कैसे हुआ, तो देखो इसको डिटेल में एक्सप्लेन के साथ समझिए, बिल्कुल एक एक शब्द को, कि जब किसी धातु की सरफेस, जब किसी धातु की सरफेस के अंदर कई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल कई मुक्त, एक एक चीज को ध्यान से समझना, किसी धातु की सरफेस के अंदर कई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो उस धातु की सतह से इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, मीन्स उत्सर्जित करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाएगी? आपकी कार्यफलन। क्लियर है? समझ में आई बात? क्या कहा हमने?
कि भाई साहब ये सरफेस है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हमको बाहर एग्जिट करना है, तो एग्जिट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो नीड होगी हमें, दैट इज कॉल्ड कार्यफलन, मीन्स वर्क फंक्शन। क्लियर है? कोई सिंपल सी बात, बिल्कुल। अब देखो इसको अपन एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है हमारी, इस सरफेस से पर इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर होगी पर इलेक्ट्रॉन, प्रति इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, मीन्स कार्यफलन। सिंपल है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं कि कार्यफलन क्या होता है। कार्यफलन को आप शो कर सकते हो कि W इक्वल टू एच न्यू नोड। क्या होता है ये? W इक्वल टू, चलो इसको अपन सीधा लिख लेते हैं कि W इक्वल टू एच न्यू नोड। अब यहां एक एक टर्म की बात करेंगे, कौन सी चीज कहां आ रही है। तो देखिए अपना W क्या चीज है भाई, W अपना वर्क फंक्शन है, कार्यफलन हो गया। H अब ये हो गया अपना कार्यफलन। न्यू H क्या है अपना, प्लांक कांस्टेंट है, सबको मालूम है कितनी वैल्यू होती है, वही 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 होती है, नहीं होती है। इसके बाद आता है क्या, H हो गया न्यू नोड। देखो न्यू क्या होती है अपनी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति, लेकिन ये क्या है अपनी न्यू नोड, तो इसको हम कहेंगे दहली आवृत्ति। अब इसके बारे में बात करेंगे, दहली आवृत्ति के बारे में। पहले इस फॉर्मूले को देखिए, क्या हुआ, W इक्वल टू क्या है, H न्यू नोड, मीन्स कि जो इस सरफेस से प्रति इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होगी, आवश्यकता होगी, दैट इज कॉल्ड कार्यफलन। क्या होगा, W इक्वल टू H न्यू नोड। देखो इसको साई नोड से भी आप शो कर सकते हो कि कई जगह W की जगह क्या आ जाएगा, ये फाई नोड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना। तो W इक्वल टू एच न्यू नोड, एच प्लांक कांस्टेंट होता है, ये न्यू नोड दहली आवृत्ति है। अब देखो ये तो कार्यफलन हुआ। अब हम बात करें किसके बारे में, कि ये जो यहां पर एक शब्द आया हमारा दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति क्या होता है, दहली आवृत्ति नंबर 2 पॉइंट, ये हम नंबर 1 2 3 जो अपने मेन छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो दहली आवृत्ति क्या है, वही अपन ने देखा था कि अपनी वही सरफेस है, ये इस सरफेस में वही क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एग्जिट होते हैं, ये हमारे लाइट आ रही है। तो इन इलेक्ट्रॉन को एग्जिट होने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड दहली आवृत्ति। उसे क्या कहेंगे हम, दहली आवृत्ति कहते हैं। समझना बात को, वहां क्या था, ऊर्जा की आवश्यकता थी, यहां किसकी आवश्यकता है, आवृत्ति की आवश्यकता है, तो उसे क्या कहेंगे, दहली आवृत्ति। किस सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होगी, उसे क्या कहेंगे बच्चा लोग, दहली आवृत्ति। सिंपल है। अब देखो दहली आवृत्ति को कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखिए अपन को मालूम है W इक्वल टू क्या है अपने पास, H न्यू नोड होता है कि नहीं होता, W इक्वल टू H न्यू नोड। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि मैं कह दूं न्यू नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन H, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो यहां एक वैल्यू निकल के आती है, अपन को मालूम है न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा, होता है नहीं होता। अगर न्यू नोड है, C तो अपनी क्या है, लाइट वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, तो C अपॉन लैम्डा नोड हो जाएगा ये। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूं, यहां पुट अगर हम कर देते हैं, तो देखो इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं इस वाले में, इक्वेशन 1 की फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आने वाला, देखो W इक्वल टू H न्यू नोड की वैल्यू रखो C अपॉन लैम्डा नोड, ये आपके पास क्या आ गई, वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन की एक नया फॉर्मूला आया इन फॉर्म ऑफ क्या, दहली आवृत्ति। सिंपल है, W इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नोड आ गया। अब अपने पास देखो ये सारी वैल्यू है, कैसे कि H की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 6.62 10 टू पावर माइनस 34, C की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा नोड। अब देखो इसको चाहे तो अपन सॉल्व कर सकते हैं,
आपको याद हो H और C को हमने पहले आपको सॉल्व करके रखा हुआ है पिछली क्लास में। कितना होती है वो वैल्यू बताओ इन दोनों को सॉल्व करने पर? 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट, और ये किसमें हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। तो ये वैल्यू देखो मैंने उस समय भी बताया था लास्ट क्लास में कि H और C को बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो सॉल्व करने का क्या है 12,400 किस में आती है वैल्यू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आती है। सिंपल है कि नहीं है? अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये आपकी हो गई क्या? दहली आवृत्ति। सिंपल है, दहली आवृत्ति क्या हुई? अब देखो यहां पर अपन एक चीज और देखने वाले हैं कि अपने पास ये जो एक टर्म आई है कौन सी? लैम्डा नोड। तो लैम्डा नोड को हम कहेंगे दहली तरंगदैर्घ्य, दैट इज अवर में एक पॉइंट नंबर 3 दहली तरंगदैर्घ्य। देखो ये दहली आवृत्ति हो गई, अब आने वाली है अपने पास क्या? दहली तरंगदैर्घ्य। तो दहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी समझना। देखो दोनों इन तीनों में अंतर समझो। कार्यफलन में क्या था? इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता हो। दहली आवृत्ति में क्या था? इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकलने के लिए जितनी न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता हो। अब दहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी कि वही धातु की सतह, ये वाली अपनी धातु की सतह, इस धातु की सतह से वही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से। तो इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने के लिए जितनी अधिकतम तरंगदैर्घ्य, इसमें अलग है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब तक दोनों में अपन ने न्यूनतम आवृत्ति न्यूनतम ऊर्जा देखी थी, यहां क्या है? जितनी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी दहली तरंगदैर्घ्य, यानी कि कौन? लैम्डा नॉट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो दहली तरंगदैर्घ्य क्या हुई कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी अधिकतम तरंगदैर्घ्य की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं बेटाओ? दहली तरंगदैर्घ्य। सिंपल है नहीं है? कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं अपन। एक पॉइंट क्या आने वाला है कि जो अपना कार्यफलन होता है W, कार्यफलन क्या होता है? W होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? ताप पर डिपेंड करता है। और किस प्रकार से डिपेंड करता है? तो W = 1 अपॉन टेम्परेचर, यानी कि 1 अपॉन T। W = क्या हो गया? 1 अपॉन T। सिंपल है बात कि जो हमारा कार्यफलन है ताप पर निर्भर करता है। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन इसमें किसी प्रकार की कि W क्या है, यानी कि कार्यफलन क्या होता है? ताप पर निर्भर करता है। किसका? कार्यफलन का मान। और किस प्रकार से ये डिपेंड कर रहा है अपना? देखिए किस प्रकार डिपेंड करेगा कि अपन ने क्या कहा है अभी कि W = 1 अपॉन T, यानी कि क्या होगा? देखिए कि वर्क फंक्शन कार्यफलन की अगर वैल्यू बढ़ेगी देन टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि घटेगी। और अगर W कार्यफलन की वैल्यू हमारी क्या होगी? घटेगी, तो टेम्परेचर का मान क्या होगा बच्चों? बढ़ के आएगा। सिंपल है, यानी कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड कि जो वर्क फंक्शन है कार्यफलन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। कि व्हेन द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इज इंक्रीज द टेम्परेचर वैल्यू इज डिक्रीज and the work function value is decrease then the temperature value is increase। तो ये सिंपल सा रिलेशन है, तो that is called relation between work function and temperature, यानी कि कार्यफलन और ताप के मध्य संबंध। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ डिफरेंट टाइप के अपने पास धातुएं होंगी, उन धातुओं के लिए कार्यफलन का मान कितना होता है। अब धातुएं कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि अपना पोटेशियम है, सीजियम है, प्लेटिनियम है, ये जो अलग अलग तरह की धातु होंगी, इन सब धातुओं के लिए अपन को क्या देखना है? कार्यफलन की वैल्यू देखनी है। तो इन अलग अलग धातुओं के लिए अपन को क्या देखना है कि कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि एक इंडेक्स बनाए छोटी सी, मैं ये कह देता हूं ये मेरा धातु है और यहां पर इनका क्या है? ये कार्यफलन किसमें आने वाली है वैल्यू? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सी बात है। तो देखिए अपन सबसे पहले धातु के नाम लिखेंगे। नंबर 1 सीजियम, यानी कि CS। ये याद रखनी है आपको, कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है डायरेक्ट, जिससे अपन को परेशानी नहीं होती है लिखने में। तो देखिए CS का जो वर्क फंक्शन होगा हमारा 2.14 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल है, कितना होगा सीजियम का? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। नंबर सेकंड अगर हम बात करें, इसके बाद हम लेते हैं नंबर सेकंड के पोटेशियम, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2.30 इलेक्ट्रॉन। देखो इसको अच्छे से याद रखना, और यहां अपन क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, इनकी वैल्यू को बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया, नंबर थर्ड अब ले लेते हैं अपन, अगला कौन सा, सोडियम। नंबर थर्ड ले लेते हैं हम सोडियम, यानी कि Na। इसकी वैल्यू है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल है। इसके बाद अपन ले लेते हैं नंबर फोर्थ, Ca, कैल्शियम। इसकी वैल्यू आने वाली है हमारे पास 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। नंबर नेक्स्ट हम ले लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की हमारे पास जो क्या कार्यफलन की वैल्यू होगी 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हम ले लेंगे एल्युमिनियम आ गया। एल्युमिनियम के बाद किसको लेते हैं, इसको ले लेते हैं पारा, Hg, मरकरी। इसको ले लिया, ये आ गया हमारे पास 4.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन इसके बाद हम लेते हैं कॉपर को। कॉपर की वैल्यू आएगी हमारे पास 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। इसके बाद हम ले लेते हैं Ag, ठीक है, दैट इज 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने हो गए, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 और ले लेते हैं। चलो एक दो और देख लेते हैं, इसके बाद यहां बीच में लिख देते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 8 हो गया। इसके बाद हम निकिल, लास्ट निकिल की वैल्यू ये हो गई अपनी 4.70। इसके बाद है 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लास्ट प्लेटिनियम, इसकी अपन वैल्यू ले लेते हैं 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहां पर अपने कितने लिख ली, 8, 9, 10 धातु, 10 प्रकार की धातु लिखी है। उन सब के अपन ने क्या लिखे हैं, वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन की वैल्यू लिखी है। तो इन वैल्यू को आप जितना हो सके याद करने की कोशिश करना, क्योंकि हालांकि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस में देता है, लेकिन कई बार क्या देता है वो डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में जो अपने आ जाते हैं। जैसे कि एक बार सीजीएम की वर्क फंक्शन, सीजीएम का कार्यफलन पूछा था उसने, कितना होता है सीजीएम का, 2.14। तो इस प्रकार से ये कम से कम ये 10 धातु हैं, इनको तो आपको क्या करना है, याद रखना ही रखना है। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत है? हाँ, अब बच्चा लोग देखो ध्यान से पढ़ाई करो, इन चीज़ों को याद करो, जो भी अगर मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है तो उन चीज़ों को कम से कम करना ही करना है अपन को। सिंपल सी बात है भाई लोग। चलो इसके बाद अपन देखते हैं अपना एक छोटा सा एक टॉपिक और है कि जैसे कि अपने 3 हो गई है अपने, तो अब इसके बाद मैं लेता हूं एक अपना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, यानी कि नंबर 4 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। मतलब ये क्या चीज है? देखो अपन बार बार कह रहे हैं, अभी अपन ने क्या कहा कि कोई धातु की सरफेस है, ये धातु की सरफेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं कई सारे, और इन इलेक्ट्रॉनों में क्या हो रहा है, ये प्रकाश आ रहा है और यहां से फोटोन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। यही बात है। और इसके ऊपर अपन ने 3 चीजें देख ली, एक कार्यफलन देख लिया, एक अपन ने क्या देख ली, दहली आवृत्ति देख ली, एक अपन ने क्या देख लिया, दहली तरंगदैर्घ्य देख लिया। सिंपल सी बात है। अब यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो अपन ये जो बार बार कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ये क्या होता है कि सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नाम से पता लग रहा है अपन को कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के जो उत्सर्जित होने की घटना है वो क्या कहलाएगी, आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो गई। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है हमारा, ये कैसे कैसे हो सकता है? ये तो है नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और बाहर निकाल दिया। सिंपल सी बात है ना, ऐसा हो सकता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन मैंने हाथ से पकड़ लिया, फेंक दिया मैंने बाहर, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है कैसे कैसे होता है, इसको देखने के लिए अपन को ये देखना है कि इसके 2-3 तरह के हिस्से हैं, 2-3 तरह के टाइप्स होते हैं। कि नंबर 1 हम बात करें तापीय उत्सर्जन, तापीय उत्सर्जन यानी टेम्परेचर वाली इसमें चीज यूज में आने वाली है, ठीक है। नंबर बी हम बात करें वैद्युत उत्सर्जन, वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कह लो या वैद्युत उत्सर्जन। दिख रहा है ना ये ग्रीन से यार,
ग्रीन से नहीं दिखेगा शायद, चलो ये वाला यूज में लेते हैं। नंबर सी, द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन 3 हो गए। नंबर लास्ट अपन लेते हैं अपना वैद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। वैद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, ये क्या देख रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। ये क्या है हमारा? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन अपन ने देखे बच्चा लोग कितने होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। नंबर 1 डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर यानी तापीय उत्सर्जन। सेकंड वन हमारा क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक लाइट वाला यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। नंबर 3 सेकेंडरी यानी कि द्वितीय उत्सर्जन। और नंबर लास्ट है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मींस विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। सिंपल सी बात है। अब देखो किसमें क्या क्या चीजें होती है, अपन को ये देखना है कि नंबर 1 हम लें तापीय उत्सर्जन। तो देखो बच्चा लोग तापीय उत्सर्जन क्या होता है कि तापीय उत्सर्जन क्या चीज है कि जब किसी धातु की सतह पर, ध्यान देना कि जब किसी धातु की सतह पर टेम्परेचर ताप की वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। मतलब कैसे? ये देखो ये अपनी धातु की सतह, इसके नीचे मैं आग लगा दूं, कोई सिलेंडर रख दिया, कुछ भी रख दिया, उसके नीचे अपन इसको मतलब एक तरह से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन इसका। जैसे अपन वेल्डिंग करते हैं ना, याद हो, या अपन जैसे कि देखा होगा किसी भट्टी के अंदर अपन लोहे को रख देते हैं, वो गर्म होता है। तो सेम उस प्रकार से कि यह ताप का मान बढ़ा रहे हैं किसके? धातु की सतह का। कि किसी धातु की सतह पर अगर ताप का मान बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ताप का मान जैसे ही बढ़ाएंगे तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। और जब ताप के कारण हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे अपन? तापीय उत्सर्जन कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि नहीं है? अब देखो इस जो घटना है हमारी, इसको क्या कहेंगे? एक नया नाम भी दे देते हैं हम, एडिशन प्रभाव। क्या कहेंगे? एडिशन, अच्छा इधर की मात्रा आएगी, एडिशन इफेक्ट। एडिशन प्रभाव, ये इतनी वैल्यू होगी तापीय उत्सर्जन की। क्या होगा तापीय उत्सर्जन? कि किसी धातु की सतह पर जब अपन ताप का मान बढ़ाएंगे तो ताप का मान बढ़ाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होंगे? बाहर निकलेंगे, उत्सर्जित होंगे, और उसे क्या कहेंगे? तापीय उत्सर्जन या फिर एडिशन प्रभाव। सिंपल सी बात है या नहीं है? कहीं कोई दिक्कत है तो इसमें बता दो, ठीक है? ये आपका क्या होगा? तापीय उत्सर्जन। अब अपन दूसरी बात लें, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है? कि अब देखो भाई अब इसमें प्रकाश वाली बात आ जाएगी, पहले टेम्परेचर कि जब कि देखो नाम से पता लग रहा है, नाम को पकड़ो, दिमाग में सेट करो, याद करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में सेट रखो, रटना नहीं है अपन को बिल्कुल। नंबर 2 क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। अब ये क्या कह रहा है कि किसी धातु की सतह, वही धातु की सतह, कि किसी धातु की सतह पर जब उच्च आवृत्ति का, ये जो अपन प्रकाश डाल रहे हैं ये क्या हो? हाई फ्रिक्वेंसी वाला, कि उच्च आवृत्ति का कोई प्रकाश गिराया जाता है, यानी कि आपतित किया जाता है, ये वाला कि किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है। तो इस कारण से इस कंडीशन में जो क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उसे क्या कहेंगे बच्चा लोग? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। देखो यार सिंपल सी बात है ना, ताप बढ़ा दिया, प्रकाश है प्रकाश बढ़ा दिया, हाई इंटेंसिटी कर दी प्रकाश की, उच्च आवृत्ति के क्या कर दिया? प्रकाश डाल दिया, और इस घटना को क्या कहेंगे अपन? प्रकाश उत्सर्जन, विद्युत प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और देखो अब इसमें एक चीज और, कि जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं ना इस घटना में, उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। कौन से? प्रकाशिक। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है? ये जो हमारे क्या हो रहे हैं? उत्सर्जित हो रहे हैं। इस घटना को क्या कहेंगे बच्चा लोग? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। कहीं परेशानी है इसमें? बताइए, ठीक है। अब आगे चले, नंबर नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में? द्वितीयक उत्सर्जन के बारे में। तो द्वितीयक उत्सर्जन क्या होगा? कि वही दोबारा से अपनी धातु की सतह, कि किसी धातु की सतह पर जब कोई तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड से, अपन इसको देखो बना के देखते हैं,
कि हमारी क्या है, ये वही सरफेस है, ये हमारी कोई क्या है, सरफेस है। अब इस सरफेस पर क्या होता है कि अधिक क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, क्या है भाई, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन आकर क्या हो रहे हैं, इस पर आपतित हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत स्पीड वाले, अधिक क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आपतित हो रहे हैं। तो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होगा उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक उत्सर्जन। नंबर 3 पॉइंट है अपनी, इस घटना को क्या कहते हैं बचाओ, उत्सर्जित होने वाले जो इस घटना में जो हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, कौन से, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको क्या कहेंगे बच्चा लोग, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन, देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तो इनको अपन कहेंगे प्राथमिक और इनको क्या कहेंगे, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। सिंपल है कि नहीं है, कोई दिक्कत है। अब अपना एक चौथा पॉइंट बच रहा है, कौन सा वाला, ए बी सी हो गया, डी कौन सा था अपना, क्षेत्र उत्सर्जन, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। अब देखो आप, अब तक तो आप भी समझ गए होंगे, जैसा नाम से पता लग रहा है विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात होगी कि यानी किसी धातु की सतह पर जब प्रबल विद्युत क्षेत्र, इस शब्द को याद रखना, किसको, प्रबल विद्युत क्षेत्र, जब किसी धातु की सतह पर कोई प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। अब आप कहो सर ये प्रबल विद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए, कोई वैल्यू भी की होगी कि इतनी इलेक्ट्रिक यानी कि इतनी विद्युत देने पर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होंगे, बिल्कुल एक वैल्यू है। तो देखो वो वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 की पावर 1 वोल्ट मीटर इनवर्स। जब इतनी आप इस पर क्या दोगे, लाइट यानी इलेक्ट्रिक विद्युत दोगे, तब वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है या नहीं है, कहीं दिक्कत हो तो इसमें बताइए। ठीक है, ये आपका क्या होगा, किसी यानी कि कोई उच्च विभवांतर, यहां पर क्या हो जाएगा, ये कोई उच्च विभवांतर। ठीक है भाई लोग, कोई परेशानी है इसमें किसी प्रकार की, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, आगे चले अब अपन इसमें। तो अब देखो ये अपन ने क्या पढ़ा आज, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन देख लिया, कार्यफलन देख लिया, दहली आवृत्ति देखी, दहली तरंगदैर्घ्य देखी। तो देखो इन टॉपिकों को एक अलग से क्यों लिया हमने, अलग से इसलिए लिया है, कई बार क्या होता है एग्जाम्स के अंदर छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपन क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को इग्नोर कर देते हैं। तो इस कारण से ये एग्जाम में कई बार 1 नंबर में पूछ लेता है या ऑप्शन में रख देता है आपके सामने, कि जैसे कि नीट की एग्जाम में तो पूछा जाता है कि कार्यफलन की वैल्यू पूछ ली, या फिर उसने कह दिया कि भाई दहली तरंगदैर्घ्य के अंदर क्या आवश्यकता होती है, अधिकतम ऊर्जा, मिनिमम ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त दोनों। तो इस प्रकार से इन चीजों को आपको क्या देना है भाई, ध्यान देना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में अपन एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, डेविशर जर्मन, जो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आपने देखा भी होगा, तो उसकी चीजों को हम बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।